हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो यूनिट है थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। एक टॉपिक बच रहा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आता है आपके ऑहबो प्रिंसिपल। अब ऑहबो जो शब्द है उसका मतलब है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो कैसे बनती है, पहले नींव डलती है, फिर नीचे का ग्राउंड फ्लोर बनता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस टाइप से। तो कहने का मतलब है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हो या कंस्ट्रक्शन करते हो तो बिल्डिंग नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने ऊपर का माला बना दिया उसके बाद नीचे का माला। तो सेम केस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, कौन सी वाली, ग्राउंड स्टेट वाली, जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो वहां कंसेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑब्बो प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रॉन्स एंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। तो यहां पर हम कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ग्राउंड स्टेट की। उसमें हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सबसे कम है। और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये कह रहा है दिस इंक्लूड्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड N+L रूल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे उसको हम किसके अंडर कंसिडर कर रहे हैं, ऑब्बो प्रिंसिपल के अंदर। लेकिन ऑब्बो प्रिंसिपल के अंदर 3 रूल दे रखे हैं आपके। कौन कौन से रूल दे रखे हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दे रखा है, दूसरा हुंड्स रूल दे रखा है, तीसरा N+L का रूल दे रखा है। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉइंट है ये किससे रिलेटेड है या किस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान ये रखना है कि ऑब्बो प्रिंसिपल अपने आप में पर्टिकुलर कोई एक रूल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों रूल का। तो इसका आंसर होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप में कोई अलग से रूल नहीं है, इसमें ये 3 नियम आ रहे हैं। अब इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको हिंदी में कहते हैं पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अब ये क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको देखते हैं स्टेटमेंट को। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम। सेम एटम का मतलब एक एटम की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम, या आप कह सकते हो आइडेंटिकल। इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम के किन्हीं या कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। अब अगर आपसे कोई पूछे 4 क्वांटम संख्या, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मुख्य क्वांटम संख्या जो कि क्या बता रही है, कक्षा को बता रही है। उसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या जो कि किसको बता रही है, उपकोष को बता रही है। तीसरा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि बता रहा है कक्षक को। तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई आपके कौन से कोष में होगा, कौन से उपकोष में होगा, कौन से कक्षक में होगा। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर इसको आप देखिए कि अगर आपने चारों सेम कर दिए तो चारों सेम करने के लिए कंडीशन जो बनेगी, अगर आप चारों सेम कर देते तो कंडीशन क्या बनेगी, ये वाली क्या बन जाएगी, ये वाली। मतलब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों क्या आ जाएंगे, सेम स्पिन के साथ, जो कि अलाउड नहीं है। जो कि क्या है, अलाउड नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था पिछले वीडियो में कि एक कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। अब अपोजिट स्पिन से होने से होगा क्या कि अगर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब उसके 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए। कौन कौन से, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या से आप कक्षक तक पहुंच गए। तो अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम रखते हो तो चौथा क्वांटम नंबर जो कि स्पिन है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चारों क्वांटम नंबर सेम ना हो, 3 तो सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा डिफरेंट हो, उसके लिए आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब s की वैल्यू +½ एंटी क्लॉकवाइज का मतलब s की वैल्यू -½ तो ये जो स्टेटमेंट है पॉली का क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम और आइडेंटिकल। मतलब एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, क्योंकि अगर चारों समान करोगे तो ये वाली स्थिति आएगी जो कि क्या है, अलाउड
नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो है ये अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है, कौन सी नियम की वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर, तो ये आपके अलाउड हो जाएगा। उसके बाद इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब ऑल्टरनेट स्टेटमेंट दे रखा है या कंक्लूजन आप कह सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल इज 2। इसका मतलब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑफ अपोजिट स्पिन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई दो स्टेटमेंट है, दोनों को अगर आप देखेंगे तो एक कान ऐसे पकड़ रहा है तो दूसरा कान ऐसे पकड़ रहा है, मतलब एक सीधा पकड़ रहा है, एक घुमा के पकड़ रहा है। दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए, स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछा गया है, दूसरा ACF 2018, सेकेंड ग्रेड 2022, इसमें ये स्टेटमेंट पूछा गया, मतलब सिंपल डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है। इसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि एक हमने कहा कि भाई चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, ये हमने कहा ना, कैन हैव नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, मतलब एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। तो दिमाग में ये आता है कि भाई चारों नहीं हो सकती तो कितनी हो सकती है मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ तक तो हो सकती है, कक्षक तक तो मतलब 3 हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है केमिस्ट आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2014 कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितनी क्वांटम संख्या समान हो सकती है। तो चारों तो नहीं हो सकती लेकिन 3 हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम पूछा गया है कि कितनी समान हो सकती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2014। ये ऑल्टरनेट स्टेटमेंट हो गया, और ये आपके पैटर्न देता है एग्जाम में कि भाई कौन सा सही है, या फिर वो कहेगा कि ये अलाउड नहीं है, क्यों अलाउड नहीं है, कौन से नियम की वजह से अलाउड नहीं है, आंसर आ जाएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये वाला जो पैटर्न है कि भाई कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सही है, RS 2007 में पूछा गया है 1s के नाम से कि भाई 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला सही है। तो एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट रूल है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए हुंड्स रूल शॉर्ट में क्या देते हैं। अब हुंड्स रूल क्या है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डीजेनरेट, डीजेनरेट को हिंदी में कहते हैं अपभ्रंश। इसका मतलब क्या है, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या है, समान है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेम एनर्जी। तो अपभ्रंश का मतलब ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या है, समान है। ठीक है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली विथ पैरेलल स्पिन्स बिफोर दे पेयर अप इन एनी वन ऑफ देम। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात करें, इसको एग्जांपल से समझें कि भाई आपके जो पी सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, तीनों की एनर्जी बराबर है। तो ये कह रहा है कि जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, और जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए उसके बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं कि जब आपको तीनों में इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक, एक और एक। कंडीशन क्या है, तीनों की स्पिन पैरेलल होनी चाहिए, मतलब एक जैसे होनी चाहिए। तो वापस से स्टेटमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब हम उसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं सिंगली विथ पैरेलल स्पिन। सबसे पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है और पैरेलल स्पिन के साथ भरना है, मतलब तीनों की स्पिन एक जैसी होनी चाहिए। बिफोर दे पेयर अप इन एनी वन ऑफ देम, कि वो पहले पेयरिंग करे उससे पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, उसके बाद पेयरिंग करानी है। और शुरू में आपके स्पिन सेम होनी चाहिए, जैसे क्लॉकवाइज है एक की तो सबके क्लॉकवाइज होनी चाहिए। और फिर जब आप पेयरिंग कराओगे तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप क्या करोगे, अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करवाओगे। ठीक है, आगे देखा है कि अगर हम पी की बात करें तो पी में क्या है, पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 4th इलेक्ट्रॉन। तो पी में जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले क्या करोगे, एक 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 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर आप पेयरिंग स्टार्ट करवाओगे। डी की बात करें तो पेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम 6th इलेक्ट्रॉन। तो डी में कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करवाओगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो इसमें क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली है उससे पहले पेयरिंग हो गई है तो ये गलत है, नॉट अलाउड। और इसमें आपके तीनों में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये सही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये गलत है, किस नियम से गलत है या कौन से नियम का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पॉली का उल्लंघन नहीं हो रहा,
क्योंकि पॉली क्या कहता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तो यहाँ पर पॉली का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन किसका उल्लंघन हो रहा है, हुंड्स रूल का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हाफ फील्ड से पहले पेयरिंग करा दी, तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। ये आपके RS 2007 में पूछा गया है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें आता सब कुछ है, आप देखेंगे ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं 11th-12th की चीजें हैं, तो फिर आप कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं कि हमको आता भी सब कुछ है, लेकिन फिर हम सिलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है कि आता सब कुछ है, बेसिक्स है, तो आप देखेंगे कि स्कूल लेक्चरर का जो 80% सिलेबस है, या चलिए 70% कह देते हैं, वो बिल्कुल बेसिक्स है, 11th-12th है। लेकिन जो बाकी का 30% है वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन, और हालांकि अगर आप एक्चुअल सिलेबस में जाएंगे तो फिर आप कहेंगे सर तो गलत बता रहे हैं। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, रेंज की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन की। तो 70% जो है वो आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो आप कर सकते हो स्कूल लेवल के बेस पे। लेकिन जो बाकी के 30% है वो ग्रेजुएशन और PG लेवल के होते हैं। तो जो सिलेक्शन डिपेंड करता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक तो आपके वो जो 30% बच गया उसमें कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो 70% है स्कूल लेवल का वो तो सभी करेंगे। अगर कोई वो भी नहीं कर पाता तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, सोचने बेकार है कि भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो वो 30%। दूसरा, जो चीज़ बिल्कुल बेसिक्स है, कॉमन है, वहाँ पर आपको अटेम्प्टिंग जो है क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भी आपको करना कैसा है। अब ये मैं आपको इतनी रामायण क्यों गई, क्वेश्चन क्या है RS 2007 में क्या पूछा गया है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी। तो पहला ऑप्शन जो था, मान लीजिए 1s2 2s2 2p3, ये था। अब आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या ये ऑप्शन सही है, तो 100% स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, ये ऑप्शन सही है। तो आप क्या करेंगे, पहला ही ऑप्शन पढ़ेंगे, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। तो आपने क्या कर दिया, इसको टिक कर दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप क्वेश्चन को 2 बार ना पढ़ें और जितने ऑप्शन दे रखे हैं उनको 3 बार ना पढ़ें, आपको आंसर टिक करने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपने टिक कर दिया, गोला भर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अगर गलती से आपकी नजर पड़ी बाकी ऑप्शन पे, उसी टाइम पड़ेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो जब आप की चेक करेंगे तब आपको पड़ेगी। तो वहां पर आप क्या देखेंगे, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखा जाए तो ये भी सही है पहला वाला, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? पहले वाले में आपने कह दिया पी में 3 है, तो नॉर्मली जब हम सिंपल लिखते हैं तो हमको पता होता है कि भाई हुंड्स रूल हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो ज्यादा सही कौन सा है? तो यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप MCQ पढ़ते हैं तो वहां पर कोई भी चीज सही गलत नहीं होती। वहां पर आपको क्या देखना है कि अगर 2 सही है तो ज्यादा सही कौन सी है, और गलत है तो ज्यादा गलत कौन सी है, और कम गलत कौन सी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो अब इस केस में फिर ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, सही कौन सा माना जाएगा, ये वाला। तो RS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, तसल्ली से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। अब आप देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज है, सबको आता है, लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ये आपके लिए बहुत भारी पड़ती है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब नोट डाल के क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth is on the basis of Hund's rule of maximum multiplicity। अब सिंपल सी ये बात है कि अगर आप हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ये वाला, जिसको हमने ये इस फॉर्म में भी लिख दिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ये कौन से नियम की वजह से आ रहा है, हुंड्स रूल की वजह से आ रहा है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं 2p की बात करूं मतलब मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, 3 में जाऊंगा तो फॉस्फोरस हो जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज करने के लिए आप नाइट्रोजन कह दो, फॉस्फोरस कह दो, आर्सेनिक कह दो। तो सिंपल सी बात यह है कि नाइट्रोजन, अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से रूल पे बेस्ड है, वैसे देखा जाए तो सारे जो एलिमेंट हैं वो सब ऑब्वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर नाइट्रोजन की बात हो रही है, मतलब हाफ फील्ड की बात हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, हुंड्स रूल। तो नाइट्रोजन के लिए जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है ACF 2011 में, आंसर क्या आएगा, हुंड्स रूल। फॉस्फोरस के लिए जो है एग्जाम सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। अब नाइट्रोजन पूछ लिया गया है, फॉस्फोरस पूछ लिया गया है, तो वो आर्सेनिक पूछ सकता है, एंटीमनी पूछ सकता है, बिस्मिथ पूछ सकता है। ठीक है, तो ये
क्लियर हो गया कि जो आपके नाइट्रोजन फैमिली है अगर उससे रिलेटेड पूछ ले कि भाई इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से रूल पे बेस्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा? हुंस रूल। ठीक है, इज ऑन द बेसिस ऑफ हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आगे क्या कह रहा है? फर्स्ट एलिमेंट इन विच पेयरिंग टेक्स प्लेस। जैसे हमने यहाँ भी बात करी कि भाई पी में पेयरिंग स्टार्ट होगी 4th इलेक्ट्रॉन से, डी में पेयरिंग स्टार्ट होगी 6th इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मैं बात करूं कि भाई पी में जो पेयरिंग स्टार्ट हो रही है सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, तो 2p की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन जो है उस पर सबसे पहले पेयरिंग स्टार्ट होगी, 2p4 हो जाएगी। अगर मैं डी की बात करूं तो आयरन जो है D6 में स्टार्ट होगी, और अगर मैं एफ की बात करूं तो टर्बियम हो जाएगा F8। अब देखिए हालांकि ये जो चीजें हैं ये इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो एक इमेजिनरी कंडीशन अप्लाई करके पूछ ले कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें सबसे पहले पी में पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या देखना, सबसे पहला पी कौन सा है? 2p, और पेयरिंग स्टार्ट किस में होगी? 4 में। तो 2p4 किसका कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट में? आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन का। ऐसे डी की बात करें तो सबसे पहले 3d आता है, तो 3d6 किसका है? आयरन का। फिर एफ की बात करें तो सबसे पहले 4f आता है, 4f8 किसका है? टर्बियम का। तो ये क्वेश्चन भी हालांकि पूछे नहीं गए लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल है N+L का रूल। अब N+L रूल को आप एनर्जी लेवल रूल भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है ये, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल टाइप इंक्रीजेज एज N+L इंक्रीजेज। अब देखिए ये N+L का जो फॉर्मूला है उसमें आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है? N पे और L पे। क्वांटम नंबर जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पर बताया था कि जो मेन शेल है उसमें एनर्जी जो है वो डिपेंड करी किस पे? मुख्य क्वांटम संख्या पे। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था तो वहां पर किस पे डिपेंड करी है? दिगंशी क्वांटम संख्या पे। मतलब ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या। बेसिकली अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप मुख्य क्वांटम संख्या कह सकते हो, क्वांटम नंबर में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या। और उसको निकालेंगे कैसे कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है? N+L से। ठीक है, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल टाइप इंक्रीजेज एज N+L इंक्रीजेज। इसका मतलब जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये क्योंकि स्टेटमेंट यही कह रहा है जैसे जैसे N+L की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी। आगे कह रहा है hence we fill electron first in that orbital for which N+L value is less। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरते हैं? जिसकी एनर्जी कम होती है। और हमने क्या कहा कि जैसे जैसे N+L की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब जिसके लिए N+L की वैल्यू कम है उसके लिए क्या है? एनर्जी कम है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है ये पूछा गया है टेक्निकल असिस्टेंट 2022 में। ठीक है, N+L वैल्यू से रिलेटेड कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? जिसके लिए N+L की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब यहां पर मैंने क्या करे? ऑर्बिटल्स मेंशन कर दिए। अब ऑर्बिटल्स लिख दिए तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले हम N+L निकालते हैं। अब क्योंकि आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ा दिए मैंने तो आपको N+L निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए N तो बहुत ही सिंपल है, आगे जो लिखा हुआ वो N ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। और रही बात L की, तो हमने पढ़ा था SPDF। S के लिए L की वैल्यू क्या है? 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। निकाल लेते हैं। 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3। ठीक है, 3s है तो 3 + 0 = 3। उसके बाद 3p है, 3 + 1 = 4। 3d, 3 + d के लिए L की वैल्यू क्या है? देखिए S के लिए L की वैल्यू क्या है? 0 लिख दी मैंने। P के लिए L की वैल्यू क्या है? 1। P के लिए L की वैल्यू 1 हो गई। D के लिए L की वैल्यू क्या है? 2। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 4s, 4 + 0 = 4। 4p, 4 + 1 = सॉरी 4 + 1 क्या होता है? 5 होता है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। फिर 4d, 4 + 2 = 6। 4f, 4 +, अब देखिए S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। 5s, 5 + 0 = 5। ठीक है, 5 + 1 = 6। 5d, 5 + 2 = 7। D के लिए 2 है। 5f, 5 + 3 = 8।
6s, 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6, 6p, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, 6d, 6 प्लस 2 spd इक्वल्स टू 8। ये मैंने कुछ ऑर्बिटल्स लिख दिए। अब आप जब ऑर्डर डिसाइड करेंगे, ठीक है, ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले कौन से में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है। अब आप ये वैल्यू चेक करिए और देखिए सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है। सबसे कम वैल्यू आ रही है 1, तो सबसे पहले मैंने लिखा 1s, ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद सबसे जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, या हम कह सकते हैं सबसे कम वैल्यू, अब ये तो थी सबसे कम, ये मैंने लिख दी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, या हम कहें एनर्जी का ऑर्डर जो होगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो जाएगा या एनर्जी का जो ऑर्डर होगा 1s के बाद, वो क्या होगा 2s, ये मैंने कह दिया। अब यहां पर एक चीज क्या आ रही है कि इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू 3 आ रही है, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो यहाँ सबसे कम थी, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर ये थी, इसमें हमने भर दिया। अब ये दो में सेम हो गई, तो अगर यह दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें एनर्जी n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो उस केस में क्या करना है, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा। तो अब ये दो केस हैं, एक 2p है और एक 3s है। तो इन दोनों में से n की वैल्यू किस में कम है, 2p में, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो यहां पर मैंने कहा 2p, फिर आ जाएगा 3s, ठीक है, ये दोनों हो गए। उसके बाद आप 4 चेक करेंगे तो ये है और ये है, तो 3p और 4s, तो पहले जाएगा 3p में, फिर जाएगा 4s में, तो ये हो गया 3p, ये हो गया 4s। अब 5 जो वैल्यू है वो 3 कंडीशन है, 1, 2 और कहाँ है 5, ये रहा। 4 हो गया, 5 ये रहा, 1, 2 और 3। तो जो आपके 3D है उसमें n की वैल्यू क्या है 3, इसमें n की वैल्यू 4 है और इसमें n की वैल्यू क्या है 5 है। तो सबसे पहले आपके आएगा 4s के बाद 3D, 4s के बाद क्या आएगा 3D। तो आपको क्या करना है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। 3D हो गया तो ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा 4p, तो ये हो जाएगा 4p, ठीक है। 4p के बाद आएगा आपके 5s, ये मैंने लिख दिया 5s। अब ये 5 हो गए। अब आप चेक करो 6 किस में आ रहा है 4D में, तो ये हो जाएगा आपके 4D। उसके बाद वापस से 6 किस में आ रहा है 5p में, यहां लिख देता हूं 5p। 5p के बाद 6 और दिख रहा है क्या, ये रहा 6s, तो ये हो जाएगा 6s। उसके बाद ये 6 हो गया। अब आप देखो 7 किस में आ रहा है 4f में सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4f। उसके बाद 7 किस में आ रहा है 5D में, तो ये हो जाएगा 5D, ठीक है। 5D के बाद आप देखेंगे ये रहा 6p, तो ये आ जाएगा 6p, ठीक है। 6p के बाद आप देखेंगे कि ये क्या आ रहा है 8 आ रहा है किस में 5f में, तो ये हो जाएगा 5f, ठीक है। 5f के बाद, ठीक है, कोई गलती हो जाए तो आप चेक कर लेना, वापस से एक बार क्रॉस टैली कर लेते हैं। सबसे पहले 1 आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s आ गया पहले। 3D से पहले 4s आता है क्योंकि 3D की वैल्यू 5 है और 4s की वैल्यू क्या है 4, तो 3D पहले 4s पहले आ गया, फिर 3D, फिर 3D के बाद क्या आ रहा है 4p, 4p की वैल्यू क्या है 5 आ रही है, ठीक है, 4p आ गया। उसके बाद आ गया आपके 5s, 5s के बाद आ गया 4D, वापस से 5s के आ गया D से। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो D है वो एक पीछे चल रहा है, मतलब जो 3D है वो 4s के बाद आ रहा है और जो 4D है वो आपके 5s के बाद आ रहा है। उसके बाद आ रहा है आपके 4D के बाद, 4D की जो वैल्यू है वो 6 है। उसके बाद आपके आ रहा है 4D के बाद 5p, ये भी 6 आ रहा है। उसके बाद आ रहा है 6s, 6s के बाद आ रहा है 4f, 6s के बाद क्या आ रहा है 4f। मतलब f जो है वो आपके दो पीछे चल रहा है, मतलब D जो था 3D वो आपके आ रहा था 4s के बाद, D एक पीछे चल रहा है, और जो f है वो दो पीछे चल रहा है 6s के बाद आ रहा है, ठीक है। 4f जो है उसके लिए वैल्यू 7 है, फिर 7 वैल्यू किसकी है 5D की, फिर 7 वैल्यू किसकी है आपके 6p की, ठीक है। 6p की वैल्यू 7 हो गई। उसके बाद आप देखेंगे, हाँ मैं यही चेक कर रहा था कि ये गड़बड़ कैसे हो गई, कि ये आपके 5f मैंने लिख दिया। इससे पहले अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके
6F अगर आप लिखते हैं और 7S लिखते हैं तो 7S के लिए वैल्यू आएगी 7, ठीक है। और अगर 6F आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9। हालांकि ये थ्योरेटिकल हो गया, 7 + 0 7। इसका मतलब जो 7 वैल्यू है वो आपके 7S की आएगी। किसकी आएगी? 7S की। तो यहाँ पर 6P के बाद आप 7S लिखेंगे, ठीक है। मैं वही चेक कर रहा था कि क्या मुझे कमी लग रही है। 7S के बाद आएगा आपके 5F। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस कुछ इस टाइप से चलेगा। अब इसी सीक्वेंस पे आरपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। वो अलग अलग क्या करेगा, इसमें से सिलेक्ट कर लेगा 3-4 ऑप्शन। जैसे मान लो कि ये 3S सिलेक्ट कर लिया, 4S सिलेक्ट कर लिया, 4P सिलेक्ट कर लिया, 3D सिलेक्ट कर लिया, फिर वो कहेगा इनको अरेंज करो। तो यहाँ पर आरपीएससी ने इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। वो या तो ये पूछेगा भैया 4 हैं, इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सबसे बाद किस में जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ईटीसी। इसके अलावा एक तरीका और है, 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F 6S 7S 6P 6D etc। और आगे आप चाहो तो लिख सकते हो 7P, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या है, ऐसे। ये आपने स्टार्ट करा यहाँ से, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, मतलब ये यूं चल रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये आ गया, फिर ये वापस किया, फिर ये आया, ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1S, उसके बाद 2S, फिर ये आ गया 2P, फिर ये 3S, फिर ये आ गया 3P, फिर आ गया 4S, फिर ये 3D, 3D के बाद क्या आ रहा है, 4S के बाद 3D आ रहा है, फिर आ रहा है 4P, फिर 5S, फिर ये आ गया 4D, 5P 6S, फिर ये आया 4F पे, फिर 5D, फिर 6P 7S, ठीक है। 7S के बाद ये गया 5F 6D, फिर ये आपके 7P etc। उसके बाद तो कहने का मतलब ये है कि ये इस टाइप से भी आप ऑर्डर याद कर सकते हैं। तो आरपीएससी ने कई बार ऑर्डर्स पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, कौन से की कम है, ऑर्डर क्या होगा, या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा या बाद में किस में जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर है, या हम कहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है, उस पर कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको 1-2 क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ। 4S और 3D, इसमें एज ए लैंग्वेज क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई पहले कौन से में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में कौन से में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया 4S की जब आप n+l वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी, और 3D की आएगी 5, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 4S में। ये RS 2007 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 4D 5P और 6S, इसमें एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट वाला ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको आप कैसे चेक करेंगे कि 4D की जब आप n+l की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर चलिए मैं 6S से स्टार्ट करता हूँ। 6 + 0 6 आएगी, 5 + 1 6 आएगी, और 4 + 2 6 आएगी। तो तीनों की 6 आ रही है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर n+l की वैल्यू बराबर आती है तो जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे। तो यहाँ पर तीनों की n+l बराबर आ रही है, लेकिन n किसकी कम है, 4D की, फिर 5P की, फिर 6S की। तो ये एनर्जी ऑर्डर क्या है, सही है। तो कहने का मतलब जो हमने पूरा एनर्जी ऑर्डर पढ़ा है उसमें से कोई से भी 3-4 निकाल के वो ऑर्डर पूछ लेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड गेट 2008 में पूछा गया। इसी प्रकार से सेकंड गेट 2018 में पूछ रखा है कि कौन सा ऑर्डर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑर्डर सही नहीं है। तो जो गलत ऑर्डर है वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 6S 5P और 4F। अब ये ऑर्डर गलत क्यों है इसको चेक करते हैं। 6S जो है n+l निकालेंगे तो 6 + 0 6 आएगा। 5P 5 + 1 क्या आ जाएगा, 6, और 4F तो 4 और 3 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 7 बाद में आ रहा है, सही बात है, 6 दोनों पहले लिख रहे हैं, लेकिन अगर 2 बराबर है तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है पहले वो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5P आना चाहिए था,
उसके बाद 6s आना चाहिए था, उसके बाद 4f आना चाहिए था, तो सही हो जाता। लेकिन 5p बाद में दिखा है, इसका मतलब आपने जिसकी n की वैल्यू कम है पहले उसको क्या कर दिया, n की वैल्यू कम को पहले की जगह बाद में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे दे रखा है ACF 2018 में पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। अब ये तो आपके देखिए इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो हम वैसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हमको याद हो जाता है 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s और 3p। इससे आसान क्वेश्चन तो और क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है फॉर हाइड्रोजन एटम। ये एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ऑर्डर बता रहा था क्वांटम नंबर के लास्ट में, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपके जो एनर्जी का ऑर्डर है, अभी हम क्या कह रहे हैं n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब आप एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, साथ के साथ अगर आप l की वैल्यू बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो l की वैल्यू बढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं क्या कर रहा हूं s फिर p फिर d और फिर f। तो L की वैल्यू बढ़ रही है और L की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S से ज्यादा P की, P से ज्यादा D की, D से ज्यादा F की। लेकिन मैंने आपको जब बोर मॉडल पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब लिमिटेशन क्यों थी, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो कोई रिपल्शन नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो इंटरेक्शन होता है, रिपल्शन होता है। तो ये जो एनर्जी ऑर्डर आता है ये इंटरेक्शन और रिपल्शन की वजह से आता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम, या फिर आप कह सकते हो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वहां पर आपके जो सब शेल हैं उनकी एनर्जी सेम रहेगी। मतलब पर्टिकुलर शेल में जितने भी सब शेल है उन सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी, 3s और 3p और 3d की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। और ऐसे आप 4 भी कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आरपीएससी ने आज तक नहीं क्वेश्चन पूछा है, लेकिन नेट और गेट में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं है। चलिए आगे की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्बो जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसमें केवल 3 रूल आते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल और n+l का रूल। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होती है। ये आप इसको एज ए एक्सेप्शन कह सकते हैं, ये कोई नियम नहीं है। मतलब ऑब्बो के नियम में ये नियम नहीं आता। मतलब ऑब्बो में 3 नियम है, उसके अलावा ये आप अलग से पढ़ते हो, एज ए एक्सेप्शन आप इसको कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये नियम में नहीं आ रहा है, ये एज ए एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है ये, हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये हम सब जानते हैं कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, जो कि हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है उसकी तुलना में। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहें तो हम 3 कैटेगरी कर सकते हैं, या तो हाफ फिल्ड है, या फुली फिल्ड है, या इसके अलावा है। तो इसके अलावा जो कंडीशन है उसकी तुलना में हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया ये कि भाई ये तो आप सब जानते हो कि भाई मोर स्टेबल है, लेकिन मोर स्टेबल क्यों है, इसका कारण बता दो। तो वहां पर कारण क्या है, आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी। अब देखिए ये कोई बहुत या कॉमन कंसेप्ट नहीं है, या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हमारे काम में आता है। इसको सिंपली आप ऐसे समझ लो कि ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मुझे एक्सचेंज करना है, क्या करना है, एक्सचेंज करना है। और एक्सचेंज ऐसे करना है कि एक्सचेंज करने के बाद आपको कोई चेंज दिखाई ना दे। केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल में मैं नहीं जा रहा, बिल्कुल बेसिक सिंपल समझाने के तरीके से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि इन तीनों ऑर्बिटल में इस टाइप से एक्सचेंज करना है कि कोई चेंज ना दिखे। तो अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं यहाँ और यहाँ चेंज करूंगा तो ये यहाँ से यहाँ चल जाएगा, तो जो नई स्ट्रक्चर दिखेगी वो आपको डिफरेंट दिखेगी। तो यहाँ पर आपको एक चेंज की पॉसिबिलिटी है कि आप ये वाला चेंज करें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो सेम आपको दिखेगा। मतलब आपको कितनी पॉसिबिलिटी मिली, एक, जिसमें आपको कोई चेंज ना दिखे। लेकिन अगर मैं इसको हाफ फिल्ड कर दूं तो अब आप देखेंगे कि पॉसिबिलिटी कितनी है। इसको आप चेंज करेंगे तो भी सेम मिलेगा आपको, इसको चेंज करेंगे तो भी सेम मिलेगा आपको, और इसको चेंज करेंगे तो भी सेम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है
कि जब आप दो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे हैं और आपको बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए तो वो एक्सचेंज की कंडीशन है। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज की कंडीशन होती है उतनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, और एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी जो है हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमको मिलती है। इसलिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है, लेटेस्ट पूछा है स्कूल लेक्चर 2022 में, कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होती है, क्यों? आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ हमने एग्जाम्पल ले लिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो मोर स्टेबल है उसके। सबसे पहले है क्रोमियम। अब देखिए क्रोमियम जो है 3D सीरीज का एलिमेंट है। आप सब जानते हैं कि जब हम डी सीरीज में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 3D में भरना स्टार्ट करते हैं, D1 D2 D3 D4 इस टाइप से। तो हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं 3D के उसमें s में 2 है, 4s में, और 3D में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। लेकिन क्रोमियम के केस में क्या होता है, होना तो क्या चाहिए था कि 3D4 4s2, लेकिन क्योंकि 3D हाफ फील्ड होने की वजह से मोर स्टेबल हो जाता है, तो ये आपके आता है 3D5 4s1, ये आपके एक्सेप्शन आ जाता है। वरना नॉर्मली जो 3D सीरीज है उसमें सब में 4s2 चलता है। तो क्रोमियम क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अब ये पहले के, आजकल तो इतना क्योंकि कॉमन हो गया बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये पहले इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया जिसकी हद नहीं है। ठीक है, यहाँ तो मैंने एक दो एग्जाम ही मेंशन करे क्योंकि ये आपके डी ब्लॉक में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो एक बार मैंने मेंशन कर दिया कि सेकंड गेट 2008 में पूछ रखा है। ठीक है, और बाकी पता नहीं कितने एग्जाम में, क्योंकि वो डी ब्लॉक की शीट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद कॉमन कॉपर की बात करें तो सेम कंसेप्ट कॉपर में लग रहा है। ये तो हाफ फील्ड की कंडीशन है, ये फुली फील्ड की कंडीशन है। 3D10 4s1, ये ACF 18 में पूछ रखा है। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि होना क्या चाहिए था, 3D4 4s2 होना ये चाहिए था, लेकिन हाफ फील्ड की वजह से ये हो गया। तो अगर ये होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते, 4, क्योंकि s पे तो पेड है। लेकिन ये होने की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 और 1 6। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये ACF 11 में पूछ रखा है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, आप सब जानते हैं, केवल रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो क्रोमियम कई बार एग्जाम में आ रखा है, ये तो मैंने केवल एक दो एग्जाम मेंशन करे। उसके बाद कॉपर पूछ रखा है। ये तो बात हो गई डी ब्लॉक की, ये सारे क्वेश्चन आपको डी ब्लॉक की शीट में मिल जाएंगे। फिर ए ब्लॉक की जब आप शीट देखोगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ए ब्लॉक में यूरोपियम और गैडोलिनियम, ये दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कई बार पूछ रखा है एग्जाम में। एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, जीनोन के बाद 4f7 5d06s2। नॉर्मली आप क्या देखते हो कि सब में D1 चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड होना था तो D में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यूरोपियम और गैडोलिनियम ये दोनों में क्या है, आपके 4f7 5d0 है, इसमें 4f7 5d1 है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर हम इसको अच्छे से इनको देखेंगे कि भाई डी ब्लॉक जो सीरीज है, ये डी जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और एफ का क्या होता है, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने डायरेक्ट हाफ फील्ड और फुली फील्ड की स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल को समझाने के लिए ये 4 ले लिए, क्रोमियम, कॉपर, यूरोपियम और गैडोलिनियम। हालांकि ये हमने हाफ फील्ड लिए हैं, फुली फील्ड नहीं लिए, इनफ है, क्योंकि वो आपके एफ ब्लॉक में और आ जाएगा और डी में और आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूरोपियम और गैडोलिनियम कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो जाएगी, 4f7 5d0, गैडोलिनियम क्या है 4f7 5d, कई बार आ रखा है एग्जाम में। उसके बाद ये एक जो है पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, आपको अगर ध्यान हो, आपने ढंग से पुराने वीडियो देखे हो तो ये मैंने मेंशन किया था, लिख दिया था, हालांकि मैं बताना भूल गया। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या बताइए कि 1 AMU जो होता है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, वो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है। ये मैंने मेंशन कर दिया था, बोर्ड पे लिख दिया था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। ये क्वेश्चन सेकंड गेट 2008 में पूछ रखा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एक AMU जो होता है वो कितनी एनर्जी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसके बराबर होता है। तो ये हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो यूनिट है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।